हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है समसामयिक घटना चक्र के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं मोहित आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज अपने इस वीडियो में आज हम बात करेंगे 18 फरवरी 2026 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। देखा जाए तो अभी से जब ये वीडियो आपको मिल रहा है 7:30 बजे से थोड़ी देर पहले ही जो 17 फरवरी का करंट अफेयर था वो भी अपलोड हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, कल कुछ टेक्निकल कारणों से वो वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था, तो इसी वजह से आज हमको फिर से वापस से उसको रिकॉर्ड करके वापस से अपलोड करना पड़ा है। तो आज अपने इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे 18 फरवरी के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है उन पर। साथ ही साथ इस वीडियो की क्लास पीडीएफ पीपीटी इत्यादि प्राप्त करने के लिए आप हमारा जो फरवरी महीने का मासिक पैकेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक खास सूचना ये भी है कि कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर जो जनवरी महीने का बेस्ट 100 एमसीक्यू था वो मिला नहीं है, तो वो ऐप पर लगा हुआ है, आप जाके विजिट करिएगा, ऐप पर आपको वो मिल जाएगा। ठीक है, ऐप पर सबसे लास्ट में आपको जाके देखना है, जब पूरे महीने का जो स्लॉट है वो एंड होता है तो सबसे लास्ट में क्वेश्चन लगे हुए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर के पॉइंट्स है 18 फरवरी 2026 के, आइए एक एक कर चर्चा करते हैं। पहली खबर क्या है, उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम। अब ये जो उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम है ये कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो ये उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो फिरोजाबाद में स्थापित किया जाएगा। ठीक, तो उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद में उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम स्थापित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य राज्य में पर्यटन को नई पहचान देना और प्राचीन भारतीय गुरुकुल परंपरा को आधुनिक तकनीकी के माध्यम से प्रस्तुत करना है। यहां पर देखा जाए तो संग्रहालय के उन्नत डिजिटल और इंटरैक्टिव तकनीकी के द्वारा अतीत की गौरव गाथा को प्रदर्शित भी किया जाएगा। ठीक है, साथ ही साथ पर्यटक यहां इतिहास को पढ़ने के साथ साथ दृश्य एवं अनुभवात्मक रूप से महसूस भी कर सकते हैं। यहां पर देखा जाए यानी कि विजुअली जो पर्यटक आएंगे वो इतिहास को पढ़ने के साथ साथ उसको महसूस भी कर पाएंगे। ठीक है, उसको महसूस भी कर पाएंगे वीआर तकनीकी के माध्यम से। जो विजुअल रियलिटी होती है ना, वीआर तकनीकी, विजुअल रियलिटी से इतिहास को महसूस भी कर पाएंगे। जैसे वीआर होता क्या है, एक जैसे जियो का वीआर है। अब वीआर में होता क्या है कि वीआर सेट रहता है, उसमें आप फोन में जैसे होता है कि फोन में आपने वीडियो प्ले किया और वीडियो प्ले करने के बाद अपने वीआर में लगा लिया, आंखों के सामने आपने लगा लिया, और उसके बाद वर्चुअल रियलिटी में आप चले जाते हैं। ठीक है, अक्सर कभी कोई किसी मेले वगैरह में आपने देखा होगा जिसके पास जैसे वीआर है, उसका आप अनुभव करना चाहते हैं तो खरीदने के बजाय आप किसी मेले में जाइए, वहां पर आपको वर्चुअल रियलिटी का पूरा सीन दिख जाएगा। ठीक, तो वैसा ही कुछ यहाँ पर वर्चुअल रियलिटी के साथ साथ इतिहास को प्रदर्शित भी किया जाएगा, जिससे आप इतिहास को महसूस भी कर सकेंगे। यहाँ पर देखा जाए तो यह पहल सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण, शैक्षिक जागरूकता और धार्मिक ऐतिहासिक पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो भारत का उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम है वो कहां पर स्थापित किया जा रहा है, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया जा रहा है, तो उत्तर प्रदेश के देखा जाए तो फिरोजाबाद जिले में स्थापित किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है, किस उत्पाद के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है, बताइए। चलिए आगे चलते हैं। हमारी अगली खबर क्या है, चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026। अभी जो चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 है इसके बारे में चर्चा करें तो पुदुचेरी के अरविंद आई केयर सिस्टम्स के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर हरिप्रिया अरविंद और डॉक्टर आर वेंकटेश को चौंग कैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 के लिए चुना गया है। ठीक है, याद रखना ये जो चौंग क्रैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 है इसके लिए दो लोगों को चुना गया है, दोनों लोगों का नाम हरिप्रिया अरविंद और आर वेंकटेश। ठीक है, ये लोग पुदुचेरी के हैं। यहां पर देखा जाए ये सम्मान अमेरिकन सोसाइटी ऑफ कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए, किसके लिए, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए प्रदान किया जाता है। कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जरी फाउंडेशन के द्वारा प्रदान किया जाता है। देखा जाए तो पुरस्कार 11 अप्रैल 2026 को वॉशिंगटन डीसी में दिया जाएगा और इसके साथ साथ $1,00,000 की अनुदान राशि भी प्रदान की जाएगी। यह पुरस्कार 2017 में स्थापित किया गया था। दोनों विशेषज्ञों को मोतियाबिंद से अंधापन कम करने और किफायती नेत्र देखभाल सेवा को उपलब्ध कराने के उल्लेखनीय योगदान के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि चांग कैंडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 किसको प्रदान किया गया है, हरिप्रिया अरविंद को और आर वेंकटेश को प्रदान किया गया। चलिए आगे चलते हैं। अगली खबर क्या है, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत के स्थान से संबंधित है। जो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप का आयोजन किया गया, भारत में इसका आयोजन किया गया था और इसमें भारत की रैंक देख ले तो भारत का दबदबा यहां पर कायम रहा। ठीक है, तो एशियन पिस्टल चैंपियनशिप में भारत ने कुल 94 पदक जीतकर
तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। भारतीय दल ने 51 स्वर्ण, 23 रजत और 20 कांस्य पदक हासिल किया है। ठीक है, तो याद रखिएगा टोटल 94 पदक जीते हैं, जिनमें से जो स्वर्ण है उनकी संख्या 51 है, 23 रजत पदक है और 20 कांस्य पदक है। आगे देखें तो यह प्रतियोगिता नई दिल्ली स्थित डॉक्टर करणी सिंह शूटिंग रेंज में आयोजित हुई। भारत का यह प्रदर्शन शूटिंग खेलों में उसकी मजबूत स्थिति और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को दर्शाता है। यह उपलब्धि, ठीक है, इस उपलब्धि से आगामी विश्व स्तरीय प्रतियोगिताओं, विशेषकर ओलंपिक और विश्व कप आयोजनों के लिए खिलाड़ियों का मनोबल भी बढ़ा है। तो याद रखना है आपको कि जो एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप हुआ था, इसका आयोजन कहां पर किया गया था? इसका आयोजन भारत में किया गया था। जो करणी सिंह शूटिंग रेंज है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। और भारत कौन से स्थान पर रहा? तो भारत का स्थान पहला रहा, याद रखिएगा, भारत फर्स्ट पोजीशन पर रहा। भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो कुल 94 पदक जीते। इन 94 पदक में 51 गोल्ड मेडल शामिल था, 23 रजत पदक शामिल था और 20 कांस्य पदक सम्मिलित था। चलिए अगली खबर देखते हैं। भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या। अब ये जो स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या है, इसके ऊपर देखा जाए काउंटर पॉइंट्स रिसर्च की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई। ये काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार देखा जाए, जो रिपोर्ट आई उस रिपोर्ट के अनुसार भारत स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर है। तो पहले पर कौन है? पहले पर चीन है। ठीक है, विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश में 74 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन सक्रिय रूप से उपयोग में आते हैं। और यहां पर देखा जाए ये स्मार्टफोन इंटरनेट यूजर्स, इनसे संबंधित सवाल आपके यूपीपीसीएस 2025 की प्रीलिम्स परीक्षा में सवाल पूछा गया था आपसे। ठीक है, यूपीपीसीएस प्रीलिम्स परीक्षा जो हुई थी उसमें सवाल पूछा गया था और वहां पर उपयोगकर्ताओं की संख्या के बारे में कथन दे रखा था। तो वैसे ही कथन से रिलेटेड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार देखा जाए तो भारत में स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या के मामले में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। देश में 74 करोड़ से अधिक स्मार्टफोन सक्रिय रूप से उपयोग में है। यहां पर देखा जाए सूची में चीन प्रथम स्थान पर है। भारत में डिजिटल कनेक्टिविटी, सस्ते डेटा प्लान, 4G 5G विस्तार और डिजिटल इंडिया पहल के कारण स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं में तीव्र गति से वृद्धि देखी गई है। बढ़ती इंटरनेट पहुंच तथा डिजिटल सेवाओं के विस्तार ने भारत को वैश्विक डिजिटल बाजार में महत्वपूर्ण स्थान दिलाया है। यह प्रवृत्ति ई कॉमर्स, डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं को प्रोत्साहित कर रही है। ठीक है, और इसी कारण से इंपॉर्टेंट हो जाता है कि याद रखिए कि ये जो रिपोर्ट है, यानी कि वैसे भी रिपोर्ट का नाम मेंशन भी नहीं करता है, आपसे डायरेक्टली सवाल पूछ लेता है कि विश्व स्तर पर जो स्मार्टफोन उपयोगकर्ता है, स्मार्टफोन उपयोगकर्ता के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का देखा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है। ठीक है, अब पहला स्थान किसका है? पहला स्थान चीन का है। चलिए अगली खबर पर चर्चा करें। 6 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता का संयुक्त राष्ट्र के एशिया प्रशांत मुख्यालय में संबोधन। अभी जो 6 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता है, ठीक है, इनके बारे में नाम आपको याद रखना, इनका नाम याद रखना है जरूर से। केरल की है 6 वर्षीय पर्यावरण कार्यकर्ता रूही मोहज्जाब, इनका नाम है रूही मोहज्जाब नाम है। यहां पर आप देख सकते हैं, यह है फोटो रूही मोहज्जाब की। उम्र देखिए 6 साल की छोटी सी बच्ची है और इसने संयुक्त राष्ट्र का जो एशिया प्रशांत मुख्यालय है वहां पर अपना संबोधन दिया है। इनके बारे में कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं। इन्हें वर्ष 2026 के यूएन सतत विकास लक्ष्य यानी कि जो एसडीजी अवार्ड है, इसे सम्मानित भी किया गया है। रूही कोझिकोड की प्रथम कक्षा की छात्रा, यानी कि कक्षा 6 की यह छात्रा है। इसको देखा जाए, कक्षा 1 की छात्रा को, 6 साल की छात्रा कक्षा 1 की छात्रा है, इसको यूएन सतत विकास लक्ष्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्होंने ट्री बैंक नर्सरी पहल के तहत देश भर में 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। यानी कि जो ट्री बैंक नर्सरी है, इसके तहत पूरे देश भर में, भारत भर में 1 करोड़ पेड़ लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इसी वजह से देखा जाए यूएन सतत विकास लक्ष्य से रूही मोहज्जाब को सम्मानित किया गया। केरल के कोझिकोड जिले की रहने वाली है, प्रथम कक्षा की छात्रा भी है, यानी कि क्लास फर्स्ट की स्टूडेंट है। यहाँ पर देखा जाए यूएन मंच में उन्होंने द चिल्ड्रन मूवमेंट फॉर क्लाइमेट कंपेशन भी लॉन्च किया है। इससे पूर्व विश्व के 195 नेताओं से पर्यावरण संरक्षण हेतु इको फ्रेंडली पासपोर्ट जारी करने की अपील भी कर चुकी है। जैसे ग्रेटा थनबर्ग के बारे में आपने सुना होगा, 13 साल की बच्ची, ये उससे भी छोटी है। ठीक है, ये उससे भी छोटी है। इको फ्रेंडली पासपोर्ट जारी करने का अपील भी पहले कर चुकी है 195 जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे। चलिए, तो ये नाम याद रखिएगा रूही मोहज्जाब का, यहाँ पर आप फोटो देख सकते हैं। चलिए अगली खबर पर आते हैं। एआई कंपनी एंथ्रोपिक भारत का पहला ऑफिस, भारत में पहला ऑफिस जो एंथ्रोपिक है, इसके भारत में पहला ऑफिस कहां पर खुला है?
तो अमेरिकी जो एआई कंपनी एंथ्रोपिक, इसने भारत में प्रवेश करते हुए बेंगलुरु में अपना पहला कार्यालय स्थापित किया है। ठीक है, देखा जाए तो यह एशिया में टोक्यो के बाद कंपनी का दूसरा ऑफिस है और भारत में संचालन हेतु इसने देखा जाए इरीना घोष को, किसको, इरीना घोष को एमडी भी नियुक्त कर दिया है। ठीक है, यानी कि जो एआई कंपनी है एंथ्रोपिक, इसने भारत में अपना पहला कार्यालय कहां पर स्थापित किया है, यह सवाल आपसे परीक्षा में डायरेक्टली पूछेगा, तो बेंगलुरु में स्थापित किया है। और इसने अपना जो ऑफिस है इसको संचालित करने के लिए प्रबंध निदेशक किसको नामित किया है, तो यह प्रबंध निदेशक नामित किया है इरीना घोष को। ठीक है, कंपनी ने एयर इंडिया और शिक्षा के क्षेत्र में गैर लाभकारी संस्था प्रथम के साथ रणनीतिक साझेदारी भी की है। एंथ्रोपिक उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीकों के विकास के लिए जानी जाती है। भारत में इसकी एंट्री से आईटी एवं एआई क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ने और नवाचार को प्रोत्साहन मिलने की संभावना भी जताई जा रही है। ठीक है, तो याद रखना है आपको एंथ्रोपिक के बारे में कि एंथ्रोपिक ने अपने पहला कार्यालय कहां पर स्थानांतरित किया, मतलब स्थापित किया है, और यह स्थापित किया बेंगलुरु में। और देखा जाए तो ये एशिया में टोक्यो के बाद दूसरा ऑफिस है भारत में। ठीक है, और अपना एमडी किसको नियुक्त किया है, इरीना घोष को। अगली खबर क्या है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने पहुंची वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। चर्चा करते हैं यहां पर। देखा जाए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 16 फरवरी 2026 को जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेने पहुंची। म्यूनिख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत भारत के काउंसिल जनरल शत्रुघ्न सिन्हा के द्वारा किया गया। सम्मेलन के दौरान भारत ईयू फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो 27 जनवरी 2026 को हस्ताक्षरित हुआ था, इसके लाभों पर चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने वित्तीय और वैश्विक आर्थिक मुद्दों पर केंद्रित पैनल चर्चाओं में भाग लिया, पार्टिसिपेट किया। उन्होंने विभिन्न देशों के मंत्रियों, समकक्षों और प्रमुख बहुपक्षीय संगठनों के प्रमुख के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी की। यह दौरा भारत और यूरोपियन यूनियन आर्थिक सहयोग को सुदृढ़ करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम भी माना जा रहा है। ठीक है, सुदृढ़ करने की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण भी है ये दौरा है। तो याद रखिएगा कि जो म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन है, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। अब ये सवाल महत्वपूर्ण क्यों है, ठीक है, महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन, ठीक, म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में पार्टिसिपेट भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया। अब सुरक्षा है तो अब सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या तो दो तरफ जाएंगे, या तो आप कहेंगे कि रक्षा मंत्री ने भाग लिया होगा, रक्षा मंत्री ने, या तो आप कहेंगे विदेश मंत्री ने भाग लिया होगा। विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया होगा। लेकिन जो ये म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन है, यहां पर ना ही रक्षा मंत्री ने पार्टिसिपेट किया है और ना ही विदेश मंत्री ने पार्टिसिपेट किया है। पार्टिसिपेट किसने किया, भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, निर्मला सीतारमण ने किया है। तो ये पॉइंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण भी हो जाता है, डायरेक्टली ऐसे सवाल पूछेगा। डिटेल तो हमने कर दिया कि वो कहां पर गई, किससे मिली, क्या करी, वो सारी बातें हैं, लेकिन आपको याद ये रखना कि म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत का नेतृत्व किसने किया, निर्मला सीतारमण ने किया। चलिए आगे देखते हैं हमारी अगली खबर क्या है। यहां पर देखें तो 6th नेक्स्ट टेक ह्यूमन कैपिटल इंडिया समिट 2026, ठीक है, 6th नेक्स्ट टेक ह्यूमन कैपिटल इंडिया समिट 2026 के बारे में चर्चा करें। द इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा 18-19 फरवरी 2026 को गुरुग्राम स्थित द लीला एम्बियंस गुरुग्राम होटल एंड रेजिडेंस में 6 नेक्स्ट टेक ह्यूमन कैपिटल इंडिया समिट 2026 का आयोजन किया गया। ठीक है, तो याद रखना द इकोनॉमिक्स टाइम्स के द्वारा यहाँ पर जो ह्यूमन कैपिटल इंडिया समिट 2026 है, इसका आयोजन कहां पर किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया, गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। यहां पर देखा जाए तो इस वर्ष का थीम क्या है, इस वर्ष का थीम है माइंड्स एंड मशीन्स शेपिंग टुमारो, माइंड्स एंड मशीन शेपिंग टुमारो, जिसका उद्देश्य एआई, डिजिटल इंटेलिजेंस और मानव कौशल को एकीकृत कर भविष्य की आधुनिक कंपनियों के निर्माण करना है। कार्यक्रम में आरबीएल ग्रुप के को फाउंडर प्रोफेसर डेव उलरिच और आईटीआई काउंसिल के प्रेसिडेंट और सीईओ जेंसन ऑक्समैन मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए थे। साइना नेहवाल, उषा उथप्पा सहित प्रमुख कंपनियों के एचआर प्रमुख ने भी यहां पर पार्टिसिपेट किया है। ठीक है,
तो याद रखना है आपको, ये जो नेक्स्ट टेक ह्यूमन कैपिटल समिट 2026 का आयोजन कहां पर किया गया था? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। मुख्य अतिथि के रूप में कौन सम्मिलित हुए थे? तो ये दो नाम याद रखिएगा, प्रोफेसर डेव उलरिच का और आईटीआई काउंसिल के प्रेसिडेंट और सीईओ जेंसन ऑक्समैन का। ठीक है, और साथ ही साथ इसका थीम क्या था? इसका थीम था माइंड्स एंड मशीन शेपिंग टुमारो। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026। अब ये जो तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026 है, इसका शुभारंभ 15 फरवरी 2026 को दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया। ठीक है, तो कहां पर इसका आयोजन किया गया? जो तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026 था, दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में इसका आयोजन किया गया। यहां पर देखें तो यह आयोजन 15 से 17 फरवरी 2026 तक चलेगा, मतलब चला यहां पर। और सम्मेलन का थीम क्या था? एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशन इन माइंड बॉडी हेल्थ, ये इसका थीम था। ठीक है, तो याद रखना है एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशन इन माइंड बॉडी हेल्थ। अब यहां पर आप में से कौन ऐसा व्यक्ति है जो ये बता सकता है आयुष का फुल फॉर्म? ठीक है, आयुष का पूर्ण रूप अगर आप में से किसी को आता है तो आप पूर्ण रूप लिखिए कमेंट बॉक्स में। आयुष का पूर्ण रूप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चर्चा करें आगे, तो उद्घाटन केंद्रीय आयुष राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव ने किया था। सम्मेलन 4 से 7 दिसंबर 2017 था, दूसरा सम्मेलन जो था 13 से 15 जनवरी 2024 को दुबई में आयोजित किया गया था। ठीक है, यहां पर देखें तो यह आयोजन आयुष प्रणालियों को वैश्विक प्रचार प्रसार आयुष प्रणालियों के वैश्विक प्रचार प्रसार और अनुसंधान सहयोग को प्रोत्साहित करता है। ठीक, तो आपको याद रखना है कि जो तीसरा अंतरराष्ट्रीय आयुष कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन 2026 था, इसका आयोजन कहां पर किया गया? तो दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में किया गया। 15 से 17 फरवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया था। प्रताप राव जाधव के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। और इसका थीम क्या था? तो इसका थीम था, यहां पर देखा जाए, एविडेंस बेस्ड आयुष इंटरवेंशन इन माइंड बॉडी हेल्थ, इसका थीम था। पहला जो सम्मेलन आयोजित किया गया था वो दिसंबर 2017 में आयोजित हुआ था और दूसरा सम्मेलन जनवरी 2024 में आयोजित किया गया था दुबई में ही। और यहाँ पर तीसरी बार इसका आयोजन किया गया दुबई के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में। चलिए अपने अंतिम खबर पर चलते हैं। बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 के बारे में चर्चा करें। यहाँ पर देखा जाए फरवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित 6वें बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड्स 2026 के समारोह में स्टार क्रिकेटर स्मृति मंधाना को स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 चुना गया। यानी कि 2025 की स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर कौन रही? स्मृति मंधाना रही। ये बीबीसी के द्वारा प्रदान किया जाता है अवार्ड। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि 6ठे बीबीसी इंडिया स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2025 का खिताब या स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर किसको घोषित किया गया? तो स्मृति मंधाना को घोषित किया गया है। आगे चर्चा कर ले। उन्हें यह सम्मान भारत की 2025 आईसीसी महिला विश्व कप जीत में तथा आरसीबी को दूसरा जो डब्ल्यूपीएल का खिताब था उसको दिलाने के लिए प्रदान किया गया है। साथ ही साथ यहां पर देखा जाए तो शतरंज की खिलाड़ी है दिव्या देशमुख, इनको इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? दिव्या देशमुख को प्रदान किया गया है। और वहीं पर जो पैरा एथलीट है प्रीति पाल, ठीक है, इनको पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। यहां पर देखें तो प्रसिद्ध निशानेबाज अंजलि भागवत को भारतीय शूटिंग में उनके ऐतिहासिक योगदान के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया है। तो यहां पर कुल 4 पुरस्कारों की बात की गई है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का खिताब किसको दिया गया है? स्मृति मंधाना को दिया गया है। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? जो 6ठा बीबीसी अवार्ड समारोह था उसमें दिव्या देशमुख को प्रदान किया गया है। और यहां पर देखा जाए जो पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर है किसको घोषित किया गया है, किसको अवार्ड प्रदान किया गया है? प्रतिपाल को प्रदान किया गया है। और साथ साथ में देखा जाए तो बीबीसी के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको प्रदान किया गया है? ठीक है, तो निशानेबाज है अंजलि भागवत। ठीक, अंजलि भागवत, इनको प्रदान किया गया है। तो इस प्रकार आज के जो हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर थे वो होते हैं पर समाप्त। कुछ प्रश्न आपके लिए है जिनका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। पहला सवाल क्या है कि उत्तर भारत का पहला आर्य गुरुकुल म्यूजियम किस जनपद में स्थापित किया जा रहा है? आगरा में, फिरोजाबाद में, वाराणसी में या प्रयागराज में? ये 4 ऑप्शन है और सवाल है, इस उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि वीडियो के शुरुआत में ही इस पॉइंट पर हमने चर्चा की है और इसी वीडियो पर आधारित सवाल है, इसी वजह से ये प्रश्न आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, चांग कैड्रल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 किस संस्थान के द्वारा प्रदान किया जाता है? ठीक है, संस्था का नाम आपको बताना है, कौन सी संस्था है जिसके द्वारा ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एशियन राइफल पिस्टल चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते और स्वर्ण पदक कितने हैं? 84 कुल पदक जीते जिनमें 41 स्वर्ण है, 94 कुल पदक जीते जिनमें 51 स्वर्ण है, 104 कुल पदक जीते जिनमें 61 पदक स्वर्ण है, 74 कुल पदक जीते जिसमें 31 स्वर्ण है। ठीक,
आगे देखें, चौथा क्या है, काउंटर पॉइंट रिसर्च के अनुसार भारत में सक्रिय स्मार्टफोन उपयोगकर्ताओं की संख्या लगभग कितनी है? 34 करोड़ से अधिक, 54 करोड़ से अधिक, 74 करोड़ से अधिक या 94 करोड़ से अधिक? तो इस पॉइंट पर मैंने अभी चर्चा की है और चर्चा के बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आप इसका सही उत्तर कमेंट बॉक्स में देंगे। और अंतिम सवाल क्या है यहां पर देखा जाए, हमारा पांचवा सवाल क्या है? पांचवा सवाल है कि अमेरिकी एआई कंपनी एंथ्रोपिक ने भारत में अपना पहला ऑफिस कहां खोला है और भारत संचालन हेतु किसे एमडी नियुक्त किया है? मुंबई में ऑफिस खोला है, राधिका मेनन को अपना एमडी नियुक्त किया है। नई दिल्ली में ऑफिस खोला है, अस्मित जैन को अपना एमडी नियुक्त किया है। बेंगलुरु में ऑफिस खोला है, इरीना घोष को अपना एमडी नियुक्त किया है। या हैदराबाद में अपना ऑफिस खोला है और नीलम शर्मा को अपना एमडी नियुक्त किया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये 5 सवाल हैं और ये 5 सवाल आज की जो स्लाइड आपने पढ़ी है उन्हीं स्लाइड्स पर आधारित है। इसी वजह से इसका उत्तर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ ये वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। इसकी क्लास पीडीएफ और पीपीटी प्राप्त करने के लिए आप हमारा मासिक पैकेज ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रतिदिन ग्रुप में इसका मासिक जो प्रतिदिन का पीडीएफ है वो शेयर कर दिया जाता है और महीने के एंड में आपको कंपाइल पीडीएफ भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ इस वीडियो को करते ही पर समाप्त। मिलते हैं क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।